स्क्रीन आपको दिख रही है? पीपीटी दिख रही है? यस सर। चलिए, नमस्कार सभी को। आज की क्लास है योगा फॉर फैटी लीवर या फैटी लीवर एंड इट्स योगिक मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत फैटी लीवर की जो समस्या है, अपना अपना म्यूट करिए, म्यूट करिए, म्यूट करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि फैटी लीवर का योग के द्वारा कैसे प्रबंधन हो सकता है या कौन कौन से योग के अभ्यास हैं जो फैटी लीवर की अवस्था में कराए जा सकते हैं। ये क्लास बीपीटी 4th ईयर और बीपीटी 2nd सेमेस्टर उससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीवर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लीवर हमारे लिए बहुत ही मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और पाचन तंत्र में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। पाचन तंत्र का काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। पित्त के निर्माण से लेकर के अनेकों प्रकार के सिक्रेशंस इसके माध्यम से होते हैं जो डाइजेशन सिस्टम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपना अहम योगदान अदा करते हैं। फैट के डाइजेशन में बहुत अहम भूमिका निभाता है और सबसे मुख्य रूप है से ये भंडारण, संश्लेषण और सफाई, ये 3 मुख्य कार्य लीवर के हैं। अगर फैटी लीवर होगा तो यही कार्य उसके प्रभावित होंगे। किसी भी अंग की असामान्य अवस्था में उसके अस्वस्थ होने पर जो उसके कार्य हैं वह कार्य ही प्रभावित होते हैं। इस तरह के कुछ सिम्टम्स आते हैं लीवर के फैटी होने पर: भूख की कमी, थकान, वजन का कम होना, पैरों में सूजन, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और वीकनेस। तो दीज आर सिम्टम्स ऑफ फैटी लीवर। फैटी लीवर के कई ग्रेड होते हैं, कई स्तर भी होते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से हम आज देखेंगे कि योग के द्वारा फैटी लीवर का समाधान कैसे होता है। उसके पहले योग चिकित्सा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम जान लेते हैं, यद्यपि उसकी चर्चा हम इसके पहले की क्लासों में कर चुके हैं। क्योंकि योगा, थेरेप्यूटिक योगा ही बीपीटी 4th ईयर के पेपर का नाम है और जिसके अंतर्गत योग थेरेपी या योग चिकित्सा क्या होती है इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आज लीवर की समस्याओं को लेकर के योग चिकित्सा किस तरह से काम करती है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात, योग से जब भी चिकित्सा होती है किसी भी अंग की या किसी भी बीमारी में, तो उसके योग की दृष्टिकोण से अगर आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके 2 वर्ग आप बना लीजिए। यह जो रोग है, इस रोग में संबंधित शरीर का अंग क्या इंजर्ड हुआ है, क्या डैमेज हो रहा है, या फैटी हो रहा है, या फाइब्रेटिक हो रहा है। फाइब्रेटिक इन द सेंस कि उसकी सेल फाइब्रेटिक हो रही हैं और सेल्स में ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो रहा है, पहला पार्ट। या ऐसी बीमारी जिसमें संबंधित अंग में इंजरी हो रही है। अब इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर में क्या हो रहा है, इंजरी हो रही है, घाव हो रहा है, स्टमक में, हाथों में घाव हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा ग्रुप जहाँ पर अंग में इंजरी हो रही है। इसी तरह से आप डायबिटीज़ ले लीजिए। तो डायबिटीज़ में क्या हो रहा है, डायबिटीज़ में कोई इंजरी नहीं हो रही है। तो डायबिटीज़ में क्या हो रहा है, जो पैंक्रियाज की सेल है वो फाइब्रेटिक हो रही है, बीटा सेल फाइब्रेटिक हो रही है, इसलिए इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो प्रभावित हो रहा है। तो
एक तो ये कंडीशन हो गई इंजरी की, नंबर 1 इंजरी की, नंबर 2 फाइब्रेटिक। तीसरी कंडीशन होती है, वो तीसरी कंडीशन का नाम है डिसलोकेट होने की, यानी कि उसका अपने पोस्चर से इधर उधर हो जाना, अपनी जो उसकी उसकी जो लोकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाना। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण जैसे स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इस तरह की जो समस्याएं हैं। और ये समस्याएं या तो एक्सीडेंटल होती हैं या फिर गलत पोस्चर में बैठने से होती है, पोस्चरल डिसऑर्डर से जनरेट हुई समस्याएं होती हैं। एक बार पुनः देखिए सारी बीमारियों को हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं, तो नंबर 1 उसमें संबंधित अंग में इंजरी हो रही है, नंबर 2 फाइब्रेटिक हो रहे हैं, नंबर 3 डिसलोकेट हो रहे हैं। जितने भी इंजरी वाले रोग हैं जिसमें शरीर का पर्टिकुलर अंग डैमेज हो रहा है, उसमें इंजरी हो रही है, चोट हो रही लगी है, या स्वतः ऐसा कुछ हुआ जिससे वो घाव हो रहा है, वहाँ पर योगासनों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। आसन से वहाँ कोई विशेष लाभ की उम्मीद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 हानि की पूरी संभावना है, इसलिए वहाँ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आसन कराया जाए या न कराया जाए, और कराया जाए तो हानि ना होने पाए, क्योंकि वहाँ हानि की पूरी संभावना बनी रहती है। दूसरा ग्रुप फाइब्रेटिक। फाइब्रेटिक में जो अंग फाइब्रेटिक हो रहा है उस अंग को ऐसे अभ्यास जो उसको स्टिमुलेट करें, जो वहाँ पर प्रेशर बनाएं या वहाँ पर स्ट्रेचिंग उत्पन्न करें, ताकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। तो अगर वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन होगा तो वह बीमारी ठीक होगी, फायदा होगा। इसलिए ऐसे कोई भी रोग जिसमें सेल्स फाइब्रेटिक हो रही हैं, अगर वहाँ पर हम ऐसे कोई भी अभ्यास चयन करते हैं जो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करें, तो उन अभ्यासों से वहाँ पर लाभ मिलेगा। फाइब्रेटिक सेल्स, ऐसी कोई बीमारी जिसमें सेल्स फाइब्रेटिक हो रही हैं, ऐसी बीमारियों में योग के अभ्यास के द्वारा जो उस अभ्यास की सावधानी है उसके अतिरिक्त और कोई हानि की संभावना नहीं रहती। जैसे डायबिटीज है, तो डायबिटीज में नॉर्मली कोई आसन नुकसान थोड़े करेगा, भले फायदा कम करे ना करे। सॉरी। अब आइए तीसरी बीमारी। तीसरा ग्रुप हमने क्या बनाया, जिसमें संबंधित ऑर्गन या संबंधित अंग, और खास करके जब यहाँ इस तीसरी कैटेगरी में बोन्स ज़्यादा प्रभावित होती हैं, बोन्स के जॉइंट्स, और उसमें भी सबसे ज़्यादा स्पाइन। तो ये इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, इसमें आपको आसन में होने वाले मूवमेंट का नेचर ध्यान देना है, नेचर ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रेशर है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पोस्चरल डिसऑर्डर रिलेटेड बीमारियां, डिजीजेस, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। अब ये मोटा मोटा कहा जाता है, हाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो भाई आगे गर्दन ना झुकाओ, पीछे झुकाने वाले अभ्यास करो, लेकिन कोई फिक्स नियम नहीं। मैंने ऐसे भी केस देखे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में जिनको आगे झुकाने से आराम मिला, पीछे झुकाने से तकलीफ बढ़ी। या इसी तरह से स्लिप डिस्क में भी होता है। अब स्लिप डिस्क में ये ज़्यादातर चूंकि आगे झुकने से होता है इसलिए ऐसा होता है, लेकिन अगर स्लिप डिस्क एक्सीडेंटल केस हो और एक्सीडेंटल में साइड से कुछ हुआ हो, एक्सीडेंट चोट लगी हो, तो वो साइड का होगा, एक साइड झुकने से तकलीफ बढ़ेगी, एक साइड झुकने से आराम मिलेगी। फॉरवर्ड बैकवर्ड का ज़्यादा उसमें कुछ योगदान नहीं होगा। या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका कुछ ऐसा वर्क नेचर रहा हो कि पीछे के झुकने वाले ज़्यादा काम किया हो और उससे स्लिप डिस्क हो गई हो, तो उसको पीछे झुकने से तकलीफ बढ़ेगी, आगे झुकने से आराम मिलेगा। इस तरह के स्लिप डिस्क में केस नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत केस देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर इस पोस्चर का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है कि यह बीमारी, मैं डिसलोकेट होने वाली बीमारी की बात कर रहा हूँ, यह बीमारी किस तरह के नेचर में रहने से उत्पन्न हुई है, ये किस तरह के नेचर का साइड इफेक्ट है, ये अध्ययन करना जरूरी है। उस नेचर वाले अभ्यास आपने कराया तो बीमारी को 4 चांद लगाया। उसके
काउंटर नेचर के आसन आपने लगाए, बीमारी में इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, तुरंत रिजल्ट मिलेगा, समय नहीं लगेगा। और उस स्वभाव के, उस नेचर के मूवमेंट वाले आसन गलती से करा दिया, तुरंत तकलीफ एकदम से बढ़ेगी। तो इस तरह से मैंने जो आज ये प्रिंसिपल आपको मैं जो बता रहा हूँ, इससे आपको अगर योग द्वारा इलाज करना है तो योग के इलाज में आसनों के सिलेक्शन में ये फार्मूला सबसे सटीक काम करता है। फाइब्रेटिक बीमारी है, आप कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उस अंग को स्टिमुलेट करने वाले आसन चयन कर लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कोई दूसरी उसको समस्या ना हो, वो अभी मैं फैटी लीवर के अंदर चर्चा करूँगा। और अगर इंजरी वाला है तो आसन को ज़्यादा छेड़छाड़ न करिए, आसन में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आसन करोगे तो क्या होगा, दो ही काम होंगे, यहाँ तो वहाँ, या तो वहाँ पर कांटेक्ट होगा और या तो वहाँ पर स्टिचिंग होगी, या तो संकुचन होगा या प्रसारण होगा, तो बोथ आर हार्मफुल अगर कहीं पर इंजरी है, घाव है। लेकिन फाइब्रेटिक है तो वहाँ पर सब कुछ करिए, फॉरवर्ड करिए, बैकवर्ड करिए, साइड करिए, ट्विस्टिंग करिए, स्ट्रेचिंग करिए, सब कुछ करिए, सब उसमें फ़ायदा करेगा। और अगर डिसलोकेट है तो आप अध्ययन करिए किस तरह का, उसका किस तरह पे, एक्सरे से भी पता चलेगा या MRI से पता चलेगा, दूसरे जो साधन उनसे पता चलेगा। और सबसे अच्छा काम करेगा, काउंसलिंग में उससे पूछिए कि भाई ये बीमारी जब हुई तो उसके पहले आप, या इस समय आप, या किस तरह का आपका वर्क आप नेचर है, किस पोजीशन में ज़्यादातर बैठते हैं। मैंने एक सर्वाइकल केस देखा था, फॉरवर्ड बैकवर्ड सब करा के मैं थक गया, और कुछ भी कराता उसकी तकलीफ बढ़ जाती। और 1 साल 2 साल बाद जब मैं परेशान हो गया तो मैंने उससे पूछना शुरू किया, तुम बताओ 24 घंटे में क्या क्या करती हो, और उससे भी नहीं समझ में आया। फिर उसने, जब सोने की बात आई, हमने कहा अच्छा चलो बताओ सोती कैसी हो, तो पता चला कि वो एक ही करवट पूरी रात सोती थी और दूसरी करवट कभी सोती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड रात भर जग के कंप्यूटर पे काम करते थे, लैपटॉप पे, कुछ ऐसा उनका बिजनेस वगैरह था, तो उसको वो लाइट की तरफ चेहरा न करके, जिस तरफ वो काम करते थे उस तरफ लाइट जलती थी, दूसरी तरफ चेहरा करके सोती थी, उसकी मजबूरी थी। उसको मैंने तुरंत उसकी दूसरी करवट लिटा दिया, वैसे थोड़ा ऊंचा करके, तुरंत आराम मिल गया। तो कहने का मतलब ये है, और अगर उसका गलती से उसका काउंटर करा दो, जिस तरह करवट लेटी थी उस तरह एक आसन भी करा दो, और सोने पे सुहागा हो गया। और उसको मैंने लेटना बंद करा दिया कि तुम उस करवट नहीं है, दूसरी करवट लेटोगी, बस इतना। आप देखिए, समझने के बाद, उसके रोग का कारण पता चलने के बाद इलाज कितना सरल हो गया। उन्हें आप ढूंढते रहो कौन आसन कराएं, कौन सा आसन न कराएं। तो पोस्चरल डिसऑर्डर से उत्पन्न हुई बीमारी में यह बात सबसे महत्वपूर्ण है और ध्यान में रखने योग्य है। इसमें काउंसलिंग सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। जब तक आप उसकी तह में नहीं पहुंचते हैं कि इस बीमारी का कारण क्या है, किस तरह के पोस्चर से बीमारी उत्पन्न हुई है, तब तक आप सही यौगिक अभ्यासों का चयन नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रमुख सिद्धांत हमने बता दिया आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे आज का जो विषय है उस पर संबंधित। तो फैटी लीवर के अभ्यास देखते हैं। फैटी लीवर में केवल लीवर में फैट बढ़ जाता है, जैसे आदमी फैटी, वैसे उसी तरह की एक समस्या है लीवर का फैटी होना। इसलिए इसके अभ्यास में आपको केवल जो सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है वो ये दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि पर्टिकुलर व्यक्ति फैटी लीवर के अतिरिक्त अन्य किसी बीमारियों से ग्रसित तो नहीं है। अच्छा हाँ, अभी जो मैंने फार्मूला बताया ये आसनों के चयन के लिए बताया, योगाभ्यास के लिए नहीं। योगाभ्यास में बहुत कुछ आता है, उसमें षटकर्म भी आते हैं, उसमें आसन भी आते हैं, उसमें प्राणायाम भी आते हैं, उसमें मुद्रा बंध भी आते हैं, और उसमें आहार चिकित्सा भी आती है। योग के अंदर सब कुछ आता है। जब यौगिक उपचार कहा जाए या यौगिक प्रैक्टिसेस कहा जाए, या तो उसका मतलब है योग के अंदर आने वाले सारे अभ्यास। और जब योगासन कहा जाए तो उसका मतलब केवल आसन से है। जब प्राणायाम कहा जाए तो उसका मतलब केवल प्राणायाम के अंतर्गत आने वाले अभ्यास से है। जब षटकर्म कहा जाए तो षटकर्म इस तरह से है, जैसे ऊपर लिखा है यौगिक उपचार, इसका मतलब हम यहाँ से अब यौगिक उपचार बताने जा रहे हैं। और यौगिक उपचार में सबसे पहला पार्ट हम ले रहे हैं षटकर्म, कि षटकर्म के कौन कौन से अभ्यास हैं जो फैटी लीवर में फायदा करेंगे। तो नंबर 1 धौती, नंबर 2 नौली, नंबर 3 कपालभाति। तो दीज आर वेरी यूजफुल, वेरी बेनिफिशियल फॉर फैटी लीवर। अब धौती क्या है? तो धौती का जो सरल रूप है वो कुंजल है। धौती के तमाम प्रकार होते हैं, मुख्यतः माउथ, ओसोफेगस और स्टमक, इन 3 की शुद्धि प्रक्रिया का नाम धौती क्रिया है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान से सुनिए और इसके नोट्स भी बनाइए। इसके यूट्यूब उससे ज्ञान संचय से वीडियो डाउनलोड करके उससे भी बनाइए, क्योंकि इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ तो हम बनाएंगे। जैसे कि धौती से किस अंग की सफाई होती है,
नौली से किस अंग की सफाई होती है, या नौली कहाँ का अभ्यास है, कपालभाति कहाँ का अभ्यास है, नौली किसको नहीं करना चाहिए, नौली किसको करना चाहिए, धोती किसको किस बीमारी में नहीं होनी चाहिए, इस तरह से बात है। तो धोती कहाँ का अभ्यास है? धोती मुख्य रूप से ओसोफेगस, माउथ और स्टमक का आहार है, अभ्यास है। इसके विभिन्न जो भी जितने भी प्रकार हैं सबसे इन्हीं अंगों की सफाई होती है। तो और ये कफ, वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। तो कफ से जनरेटेड जो भी समस्याएं हैं और पित्त से जनरेटेड जो भी समस्याएं हैं उनके लिए धोती सबसे सटीक इलाज है। ग्रंथों में भी लिखा है और व्यवहार में भी पाया जाता है। तो धोती फैटी लीवर के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास है। नौली, नौली क्या होता है? नौली में पेट का मूवमेंट होता है, पेट में खूब गति की जाती है। नौली के तमाम प्रकार हैं, उसमें से एक भ्रमर नौली है, दक्षिण नौली है, वाम नौली है। मोटा मोटा इतना समझिए कि नौली के अभ्यास में जो छोटी आते बड़ी आते, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर और स्टमक और स्प्लीन और पैंक्रियाज, इतने अंग हाईली एक्टिवेट होते हैं। इतने अंगों का संचालन, उनमें गति, उनमें मूवमेंट बढ़ जाता है, बहुत तीव्र हो जाता है। तो इसीलिए इन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन नौली से बढ़ जाएगा। नौली करने का मतलब है कि आप पाचन तंत्र के अंतर्गत आने वाले सभी अंगों को बहुत अच्छे से गति उत्पन्न कर रहे हैं। और कपालभाति में चूँकि जितनी बार आप स्ट्रोक देंगे, सांस को बाहर फेंकेंगे तो पेट अंदर जाएगा, तो उसमें लीवर भी अच्छे से प्रभावित होगा। तो चाहे लीवर फैटी हो, चाहे लीवर के अतिरिक्त कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे पाचन तंत्र से इस तरह की जुड़ी हुई समस्याएं जो गति होने से लाभ हो सकता है, उन सभी बीमारियों में ये तीनों अभ्यास फायदा करेंगे, धौती, नौली और कपालभाति। अब सावधानियां देखिए, इसी के साथ सावधानियां देखिए। धौती क्रिया उनको नहीं कराई जा सकती है जिनको स्टमक में, ओसोफेगस में किसी भी बीमारी के कारण घाव हो, इंजरी हो। अगर पेप्टिक अल्सर में आपने नौली करा दिया या धौती करा दिया तो निश्चित उसको हार्म होने की संभावना है, उसको क्षति होने की संभावना है। तो इसलिए पेप्टिक अल्सर हो या कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें हाथों में घाव हो, अमाशय में घाव हो, लीवर में घाव हो, ऐसे व्यक्ति को नौली क्रिया नहीं होगी, धौती भी नहीं होगी और कपालभाति भी नहीं करनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल नौली होगी, फिर धौती होगी, फिर कपालभाति होगी। कपालभाति में इनकी अपेक्षा थोड़ा कम जो है वो मूवमेंट होगा। तो ये तीनों हार्मफुल हैं ऐसी किसी भी बीमारी में। इसका मतलब ये हुआ कि फैटी लीवर के साथ अगर पेप्टिक अल्सर का कॉम्बिनेशन है तो ये तीनों अभ्यास नहीं होंगे। और फैटी लीवर के साथ पेप्टिक अल्सर का सबसे खराब और सबसे कठिन, सबसे टेक्निकल कॉम्बिनेशन है। अगर फैटी लीवर के साथ ये कॉम्बिनेशन किसी पेशेंट में बन जाता है तो यौगिक उपचार उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हर जगह समस्या आएगी अभ्यास के चयन में। तो एक कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, फैटी लीवर के साथ पेप्टिक अल्सर, ये तीनों अभ्यास नहीं होंगे। दूसरा देखिए, फैटी लीवर के साथ हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर में भी ये अभ्यास हार्मफुल है। नौली कुछ हद तक कराई जा सकती है, धौती भी सावधानी पूर्वक कर सकते हैं थोड़ा बीपी पे नज़र रखते हुए, और कपालभाति भी धीमी गति से कर सकते हैं लेकिन नज़र रखते हुए उस पर। तो ये हो गया 3 कॉम्बिनेशन हमने देखे, फैटी लीवर के साथ हाई ब्लड प्रेशर और फैटी लीवर के साथ पेप्टिक अल्सर। ये इसलिए क्योंकि ये कंट्राडिक्टरी हैं, जो ये अभ्यास हैं ये अभ्यास इस तरह की बीमारियों में नहीं हो सकते। बाकी और वैसी कोई विशेष बीमारी नहीं है जिसमें इसका बहुत टेक्निकल कॉम्बिनेशन बनता हो। ज्वाइन करने की प्रक्रिया पूरी क्लास चलती रहेगी हमको लगता है। अब आगे देखते हैं, षटकर्म के बाद आसन कौन कौन से करने हैं। तो आसन में सूर्य नमस्कार। देखिए फैटी लीवर में आपको ऐसे आसन करने हैं जो फैट को बर्न करें, जो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएं, इसलिए मेहनत वाले अभ्यास। तो सूर्य नमस्कार है, इसके अलावा वो सारे आसन जो स्टमक को, आंतों को, लीवर को, इन सब में दबाव लाते हो या खिंचाव लाते हो, इनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हो, वो सारे अभ्यास फ़ायदा करेंगे। तो सूर्य नमस्कार इसमें फ़ायदा करेगा। इसमें पेट के बल, हाँ, लेकिन बहुत स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। स्वेलिंग अगर है तो दिक्कत है। फैटी लीवर है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सूजन नहीं है,
या उस तरह की कोई इंजरी नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं। पेट के बल लेटने वालों में भुजंगासन, धनुरासन, शलभासन, तिर्यक भुजंगासन, नौकासन, दीज आर यूजफुल आसन, लेकिन सूर्य नमस्कार इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी आसन। पीठ के बल लेटने वालों में से पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन, चक्रासन, हलासन, नौकासन, सर्वांगासन, दीज आर वेरी यूजफुल आसन है। इन सब आसनों को कर सकते हैं। गोमुखासन और पश्चिमोत्तासन, वक्रासन, सिंहासन, ये सब बैठकर होने वाले अभ्यास हैं। इनमें बैठकर होने वाले आसनों में पश्चिमोत्तानासन फैटी लीवर के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। ये पश्चिमोत्तानासन और वक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, वक्रासन, बोथ आर वेरी बेनिफिशियल फॉर फैटी लीवर। पीठ के बल लेटने वालों में से हलासन, चक्रासन, नौकासन, सर्वांगासन, दीज आर वेरी यूजफुल, वेरी बेनिफिशियल। पेट के बल धनुरासन, भुजंगासन, बोथ आर वेरी यूजफुल। तो ये कुछ विशेष हैं, लेकिन कोई भी आसन करिए फैटी लीवर में, उससे कोई हानि नहीं होगी, बशर्ते उसके साथ कोई वैसी दूसरी बीमारियां ना और करने की क्षमता हो उस व्यक्ति में। तो कि क्षमता न होना और उस आसन को करना, उससे कोई दिक्कत होना, वो अलग का प्रश्न है। फैटी लीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आसन नुकसान नहीं करेगा, बशर्ते वो व्यक्ति उस करने की स्थिति में हो, उसको कर सकता हो और दूसरी अन्य बीमारियों की समस्या उसको ना हो। तो यहाँ पर हमने देखा आसन को लेकर के। अब इसका कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। दो कॉम्बिनेशन हम शुरू से लेके चल रहे हैं, फैटी लीवर विद पेप्टिक अल्सर, फैटी लीवर विद हाई ब्लड प्रेशर। एक और कॉम्बिनेशन ले लीजिए फैटी लीवर के साथ हार्निया, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सावधानी बरतना जरूरी है। तो सूर्य नमस्कार अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो धीमी गति से कर सकते हैं। ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि हाई ब्लड प्रेशर कितना है। अगर हाई ब्लड प्रेशर विद मेडिसिन मैनेज है, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं, तो सूर्य नमस्कार में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो इसको ज़्यादा ना करें, सावधानीपूर्वक थोड़ा करें, धीमे धीमे करें। पेट के बल लेटने वाले आसनों में से जो भी आसन इसमें दिखाए जा रहे हैं, उसमें से धनुरासन हाई बीपी की अवस्था में न करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पेप्टिक अल्सर की दिक्कत में भुजंगासन, धनुरासन, ये दोनों आसन हार्मफुल हैं। दोनों आसनों का अभ्यास नहीं करना, क्योंकि इनका स्वभाव है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सिक्रेशन को काफ़ी बढ़ा देते हैं, तो और ज़्यादा दिक्कत कर जाएंगे। स्ट्रेचिंग भी होती है आमाशय की इसमें, तो इसलिए पेप्टिक अल्सर के कंडीशन में दोनों आसनों का अभ्यास न करें। हार्निया की समस्या में ये कोई आसन नहीं होंगे। पीठ के बल लेटने वाले जो भी आसन दिखाए जा रहे हैं, पेट के बल लेट करके सेकंड नंबर पे ऑन द प्रोन पोस्चर ऑन द स्टमक, ये कोई भी आसन नहीं किए जाएंगे यहाँ पर, चाहे वो नौकासन हो, चाहे भुजंगासन, चाहे धनुरासन, चाहे शलभासन, चाहे तिर्यक भुजंगासन। इफ पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम हार्निया तो नेवर डू फॉर दीज आसना। दीज आर वेरी हार्मफुल आसना। फिर तीसरे नंबर पे देखिए पीठ के बल लेटने वाले आसन, पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन। इन दोनों आसनों के साथ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी समस्या हो इसमें कर सकते हैं। चाहे जो भी अभी तक मैंने बीमारियों का नाम लिए, चाहे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, चाहे पेप्टिक अल्सर की समस्या हो, और चाहे हार्निया की समस्या हो, तीनों में ये दोनों आसन किए जा सकते हैं। सेतुबंधासन में ज़्यादा कमर को ना उठाएं, थोड़ा सा ध्यान रखें बस। चक्रासन बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी कीमत पे नहीं करेंगे, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हार्निया। हलासन भी ना करें तो अच्छा है। हालांकि फाइनल पोजीशन में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पैर उठाने की स्थिति में जो बीच के प्रोसेस है उसमें खिंचाव आएगा हार्निया में। हाई ब्लड प्रेशर में बिल्कुल नहीं होंगे, तीनों आसन नहीं होंगे, ना सर्वांगासन होगा, ना हलासन होगा, और ना ही चक्रासन होगा। तो हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन, दीज आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर फैटी लीवर, बट नेवर डू, इन आसनों का अभ्यास नहीं करना है। किसमें? फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, फॉर हार्निया एंड फॉर पेप्टिक अल्सर। इन दिस कंडीशन चक्रासना, हलासना एंड सर्वांगासना, दीज आर वेरी हार्मफुल। अब बैठ कर लेटने वालों में देखें, गोमुखासन कोई समस्या नहीं, किसी भी रोग में इसको किया जा सकता है। पश्चिमोत्तानासन नेवर डू फॉर पश्चिमोत्तानासन नेवर डू for those who are suffering from high blood pressure, and for those who are suffering from slip disc, back pain. So who are suffering from back pain and who are suffering from slip disc
and who are suffering from high blood pressure, they never do Paschimottanasana. And Ustrasana, who are suffering from high blood pressure and hernia, they never do Ustrasana. तो इस तरह से मैंने फैटी लीवर के साथ साथ ढेर सारी बीमारियों का कॉम्बिनेशन देखा कि उन बीमारियों में इसमें से कौन कौन आसन करना है, कौन कौन से आसन का अभ्यास नहीं करना है। और अगर हार्निया, पेप्टिक अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, जिन बीमारियों का नाम नोट ले रहा हूँ, और स्लिप डिस्क, बैक पेन, ये समस्याएं नहीं है किसी को, तो जो भी अभ्यास इसमें लिखे गए हैं ये सारे अभ्यास कराए जा सकते हैं, और ये पूरा प्रॉपर फैटी लीवर का पूरा प्रोटोकॉल है योग का, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं। अब प्राणायाम में आते हैं, कपालभाति। तो कपालभाति, अग्निसार, उद्यान बंद, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी, भ्रामरी, these combination are very good for fatty liver, but those who are suffering from high blood pressure, they never do भस्त्रिका एंड कपालभाति। भस्त्रिका और कपालभाति ये ना करें। कपालभाति कुछ हद तक कर सकते हैं, बशर्ते बीपी विद मेडिसिन कंट्रोल में हो, तो कपालभाति को मॉडिफाई करा के थोड़ा उसकी स्पीड को धीमा करके किया जा सकता है, मे बी पॉसिबल। अगला देखिए, who are suffering from peptic ulcer, they never do अग्निसार, उद्यान and भस्त्रिका। दोबारा बोल रहा हूँ, those who are suffering from peptic ulcer, they never do अग्निसार, उद्यान and भस्त्रिका। तो भस्त्रिका, उद्यान और अग्निसार ये तीनों अभ्यास पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में नहीं होंगे। हाई ब्लड प्रेशर में मैंने बताया कपालभाति और भस्त्रिका नहीं करेंगे, लेकिन अगर पेप्टिक अल्सर की समस्या है तो उसमें अग्निसार, उद्यान और भस्त्रिका नहीं करेंगे। स्लिप डिस्क में थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत है तो कपालभाति ना करें। अगर कपालभाति कर रहे हैं तो पीछे बैक को सपोर्ट लगा के बैठे, कुर्सी पे या पीछे जहाँ भी बैठे तो पीछे बैक सपोर्ट होना चाहिए, तब कपालभाति कर सकते हैं, धीमी गति से करें। तो यहाँ पर और कोई समस्या नहीं, केवल दो बीमारियों में सावधान रहना है, पेप्टिक अल्सर और हाई ब्लड प्रेशर। इन दो बीमारियों की स्थिति में कपालभाति और भस्त्रिका और उद्यान अलग अलग कंडीशन में जो हमने बताया उसके अनुसार नहीं करना है। अब हाई ब्लड प्रेशर में किन अभ्यास पे विशेष ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं फैटी लीवर के साथ, तो उनको ये अनुलोम विलोम, उज्जयी और भ्रामरी, दीज आर वेरी यूजफुल, वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अनुलोम विलोम, उज्जयी और भ्रामरी, दीज आर वेरी बेनिफिशियल, वेरी यूजफुल फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। तो उच्च रक्तचाप की स्थिति में उज्जयी, भ्रामरी और अनुलोम विलोम की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दीजिए। सामान्य दशा में अनुलोम विलोम 5 मिनट सफिशिएंट है, उज्जयी 10 बार, भ्रामरी 10 बार, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में इनको बढ़ा दें, इसको जस्ट डबल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये प्राणायाम के अभ्यास हो गए, एक सामान्य दशा में कोई अदर बीमारी ना होने पर केवल फैटी लीवर में, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर में, और तीसरा पेप्टिक अल्सर में। इनमें सावधान रहने की जरूरत है इन अभ्यासों में। अब उसके बाद ध्यान का अभ्यास किसी भी रोग में किया जा सकता है, और ध्यान का अभ्यास मुख्यतः आज मैंने सुबह भी प्रैक्टिकल की क्लास में बताया, क्योंकि आज ध्यान का ही टॉपिक था। ध्यान का अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को सीधे प्रभावित करता है, सीधे डायरेक्टली, और समय भी कम लेता है, क्योंकि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम टोटली हमारे थॉट से चलता है, हमारे विचारों से वो जनरेट होता है, उसके फंक्शन हमारे विचारों से होते हैं। तो हमें कैसा हार्मोन सीक्रेट कराना है, या कैसा हार्मोन हमारे लिए यूजफुल है या हार्मफुल है, इसका ध्यान रखते हुए उसी अनुसार हमें अपने विचारों का चयन करना पड़ेगा। जैसा हम सोचेंगे वैसे हार्मोन सीक्रेट होंगे। यह ध्यान का विज्ञान है। ध्यान में हम पर्टिकुलर एक नेचर का एक ब्राइटी या एक नेचर के थॉट्स पर मन को कंसंट्रेट करने का प्रयास करते हैं, और वह नेचर कई प्रकार से होता है। कोई शरीर की क्रिया हो सकती है, बाहर का कोई दृश्य हो सकता है, लेकिन जो भी होता है वो थोड़ा न्यूट्रल चीज़ होती है। और एज ए मेडिकल स्टूडेंट, पैरामेडिकल स्टूडेंट,
आप लोगों को इसको विज्ञान के दृष्टिकोण से समझना चाहिए, और उस दृष्टिकोण से मेडिटेशन अगर अपने शरीर पर किया जाए तो सबसे अच्छा है। शरीर पे चक्रों पे करिए। चक्र का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है, बीपीटी 4th ईयर ने पढ़ा होगा, बीपीटी थर्ड ईयर में आपको ये आप थर्ड ईयर में आपके सिलेबस है। कॉन्सेप्ट ऑफ चक्र, कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकोश, कॉन्सेप्ट ऑफ पंच प्राण, पंच उपप्राण। तो ध्यान का अभ्यास सीधे हमारे कोषों को प्रभावित करता है, मनोमय कोष के थ्रू प्राणमय कोष प्रभावित होता है। ध्यान से सीधे एंडोक्राइन सिस्टम प्रभावित होता है, और इसके प्रभावित होने से एक स्पेसिफिक नेचर के जो है थॉट्स के कारण हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वैसे जो स्वास्थ्य में हानिकारक है। हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको अगर वर्ग किया जाए तो दो ही वर्ग बनते हैं, 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। नंबर 1, they are very useful for our health and they are very harmful for my health, for our health। तो हमारे हेल्थ के लिए जो उपयोगी हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन हमारे थॉट्स पर डिपेंड करता है, और जो हार्मफुल है उनका भी सिक्रेशन हमारे थॉट्स पर डिपेंड करता है। जब हम अपने बॉडी पर कंसंट्रेट करते हैं, अपने बॉडी पर रहते हैं, बॉडी के किसी ऑर्गन पे करते हैं, तो उधर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और उधर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण सारे न्यूट्रिशंस ब्लड के माध्यम से उधर ही सर्कुलेट करने लगते हैं। ये ध्यान का विज्ञान है। इसलिए ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को, ये आपकी क्लास में लोगों को ये होता है कि जब मन हो तब ज्वाइन कर लो क्या? अब ये 3:52 पे क्लास ज्वाइन करने का क्या सेंस है? मेरी तो नहीं समझ में आता है। पिट पिट बीच में करते रहते, क्लास डिस्टर्ब करते रहते। तो ध्यान के माध्यम से हम क्या करते हैं? ध्यान के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके ठीक करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य संरक्षण एवं रोगोपचार, तीनों तरीके से, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, तीनों दृष्टिकोण से ध्यान के द्वारा हम अपने रोगों पर उपचार कर सकते हैं। और अभी ढेर सारे क्वेश्चन बीपीटी सेकेंड ईयर ने पूछे थे ध्यान को लेकर के। तो ध्यान मन का अभ्यास है, और हमारी आदतों का प्रभाव मन पर सीधा पड़ता है। हम लोग क्या हैं? केवल आदतों का कॉम्बिनेशन है। हमारा व्यक्तित्व क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिट्स, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिट। और हैबिट क्या है? हैबिट इज अ हार्ड कॉपी ऑफ थॉट्स। थॉट्स क्या है? सॉफ्ट कॉपी, और हैबिट्स क्या है? आदतें क्या है? उसकी हार्ड कॉपी। जैसे हमारे मस्तिष्क में विचार चलते रहते हैं, बार बार चलते रहते हैं, वैसा ही हम कार्य करते रहते हैं, और फिर वही हमारी आदत बन जाती है। बोलने की, चलने की, कहने की, न कहने की, शांत रहने की, खूब बोलने की, चुगली करने की, चुगली न करने की, ईर्ष्या करने की, ईर्ष्या न करने की, झूठ बोलने की, सत्य बोलने की, जिस तरह का भी ये स्वभाव है, ये क्या है? थॉट से हमारा कार्य होता है, और कार्य ही हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, किसी चीज़ को बार 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 रिपीटेशन करने से। हैबिट मीन्स कि वो इतना बार रिपीट हुआ कि वो आपके स्वभाव में आ गया। अब आप ध्यान दो या ना दो, आपको कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसको करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, उसी को हैबिट बोलते हैं। तो अगर हमारी ढेर सारी आदतें पड़ जाती हैं बिना ध्यान दे ही, लोगों को देखते देखते, लोगों को सुनते सुनते, लोगों को करते करते, उनकी संगत से, तो अगर हम आदत डालें, धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करें, तो हमारे मन को किसी एक विषय पर, और वो विषय कैसा? जो अच्छा विषय हो। अच्छा का यहाँ अर्थ एक ही है कि जिसको सोचने से हमारे बॉडी के अंदर अच्छे हार्मोन्स का श्रावण हो, है, जिसको सोचने के, जिन विचारों को सोचने से बॉडी में हेल्थ प्रमोटिंग हार्मोन सिक्रेट हो, उसी को हम अच्छा विचार कहते हैं। तो अगर हम थोड़ा आदत डालने लगे तो बहुत कम समय की प्रैक्टिस से हमारी आदत पड़ जाएगी, और हम आसानी से ऐसे विचारों पर अपने मन को रोक सकेंगे, अपने मन को लगा सकेंगे। और आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट भी ध्यान कर ले, 5 मिनट आदत, और 5 मिनट में मान लीजिए 5 सेकंड भी वो अच्छे विचारों पर रहा, तो उसका भी आपको लाभ सीधे मिलेगा। आज का मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, जो सुबह प्रैक्टिकल की क्लास में नहीं थे, आज का प्रैक्टिकल अभी रात तक पड़ जाएगा, नहीं तो कल पड़ जाएगा ज्ञान संचय पे। मेडिटेशन व्हाई हाउ एंड मेडिटेशन व्हाट व्हाई एंड हाउ के नाम से पड़ेगा, उसको सुनिए पूरा लेक्चर, और लास्ट में जो मैंने मेडिटेशन कराया 5-7 मिनट का, केवल उतना रिकॉर्ड कर लीजिए, और रोज करिए उस मेडिटेशन को, और आप देखिए रिजल्ट। वो बॉडी पे मैंने कराया है, मणिपुर चक्र पे, जो नाभि में होता है, और नाभि से पूरे शरीर को वाइब्रेट करने का के थाट का है वो मेडिटेशन। उसको आप करिए 15-20 दिन करके देखिए आप रेगुलर, कितना गजब का परिवर्तन आता है।
तो मेडिटेशन बहुत ही यूजफुल है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसमें आपको कुछ नहीं देखना है, और यह उस बीमारी में सबसे ज़्यादा फायदा करेगा जो बीमारियां इमोशन से रिलेटेड है। लेकिन उसमें खतरा यही कि आप ध्यान करने बैठेंगे तो ध्यान में तो मन न लगेगा, और जो मानसिक आघात लगा उसी में ध्यान उलझा रहेगा। ये थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि आप ध्यान करने बैठे हो लेकिन आपका मन किस तरह के विचारों में है ये तो आप ही बता सकते हो, दूसरा तो नहीं बता पाएगा। और जैसे विचार वैसा प्रभाव। ध्यान से हानि और लाभ दोनों की संभावना है। अगर ध्यान करते समय आप निगेटिव थॉट्स आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं तो धीरे धीरे आपका उसी तरह का हार्मोन सिक्रेशन होगा और उसी तरह का आपका व्यक्तित्व बनता जाएगा। क्या पता कहीं ऐसा ना हो जाए, आप कर रहे हो ध्यान और उसमें ऐसे आ रहे हैं, क्या पता कहीं उसको वो छोड़ के ना चले जाएं, क्या पता कहीं वो मेरे साथ विश्वासघाती ना कर रहे हो। तो इस तरह के थॉट्स जितना ज़्यादा रिपीट होंगे उतना ज़्यादा उसी तरह के थॉट्स का एक समुदाय बनने लगेगा। ये जो है वो योग का सिद्धांत है। इसलिए इसमें सारा खेल विचारों का होता है। अच्छा होगा कि आप शुरू में किसी के मार्गदर्शन में ध्यान करें, तो जब इंस्ट्रक्शंस बार बार मिलेंगे तो मन स्वतः उधर जाएगा। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चला, चूँकि मन से अभ्यास होना है, मन का ही अभ्यास होना है और मन के द्वारा मन को ही कंट्रोल करना है। तो जब मन के द्वारा मन को ही कंट्रोल करना है तो वही कंट्रोल करने वाला वही घूमने वाला तो अपने आप भाग जाता है, पता ही नहीं चलता है। 5 मिनट का ध्यान हुआ और पता चला कि 1 मिनट संबंधित विषय पर टिके, बाकी तो कहीं अलग भटकते रहे। और बाद में पता चला अरे तो ध्यान करने बैठे थे और पूरे पूरे ध्यान के समय में हम जो है झगड़ा करते रहे। तो ध्यान में ये सावधानी है, इसलिए चूँकि सारा खेल विचारों का है, लेकिन अगर धीरे धीरे आदत हो जाए तो इट्स वेरी ईजी, बहुत सरल है। कैसे सरल है? जैसे ढेर सारे आप दूसरे काम करते हो वो आपको सरल हो गया, कुछ दिन में आदत बन गई, लिखने की आदत, बोलने की आदत, चलने की आदत, किसी भी तरह की आदत। ठीक उसी प्रकार अगर हम नियमित प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे मन की हमारी आदत हो जाएगी, जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे तो किसी एक विषय पर टिकने की। जो हमारा मनोमय कोश है, मनोमय कोश इन्होंने पढ़ा होगा, पढ़ लेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। तो ये मनोमय कोश की धुलाई का काम है ध्यान। और ये मनोमय कोश में गंदगी 24 घंटे पड़ती रहती है। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं ना, तो कपड़ा पहन के निकले, हमें पता थोड़े चलता है कि अगर उसको हम रोज रोज जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करें तो हमें नहीं पता चलेगा हर मिनट में कितना कपड़ा गंदा हुआ। लेकिन सुबह से शाम को सीधे ऑब्जर्व करें तो शाम तक काफ़ी गंदा हो चुका है। तो गंदा हुआ 24 घंटे और धुला कितनी देर? 5 मिनट लगा, मुश्किल से धुल दिया, साफ हो गया। और जो कहे नहीं नहीं मैं तो धुलूंगा नहीं, तो ना धुलिए भाई, वो 1 हफ्ते के बाद पहनने लायक नहीं रह जाएगा। और कुछ वैसे मौसम है गर्मी मरमी के, तो कहिए वो 2 ही 3 दिन के बाद पहनने लायक ना रह जाए। तो क्या तरीका है? उसको धुलिए, धुलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार ये जो वातावरणीय दोष परिदोष है उसमें हमारे मन में ढेर सारे तरह के विचार आते रहते हैं, उस पर हम कहाँ तक बचाओगे? बच पाना मुश्किल है। कोई आपको गाली दे देगा, कोई आपको सम्मान कर देगा, कोई आपको कुछ कह देगा, कोई आपको कुछ कह देगा, है। कभी ये सब घर में भी हो जाएगा, ऑफिस में भी हो जाएगा, दोस्तों में भी हो जाएगा। ये सब कंट्रोल करना कठिन है, नहीं हो सकता है। तो क्या करें? जो हो रहा है होने दो, जितना हो सके बचाओ, बाकी होने दो। और एक बार जैसे कपड़े को आप एक बार हफ्ते में जुटियाते हो, सारे कपड़े धुल के रख देते हो, वैसे 24 घंटे में 5 मिनट बैठिए और अच्छे विचारों से अपने मन का स्नान कराइए। मन का स्नान कराइए, मन में जो भी उस तरह के थॉट्स आए सब साफ हो जाएंगे। अच्छे साहित्य का स्वाध्याय करिए, महापुरुष की जीवनी पढ़िए। इससे क्या होगा? इससे मनोमय कोश शुद्ध होगा। और स्वस्थ रहने के लिए और सुखी रहने के लिए मनोमय कोश की शुद्धि के अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन नहीं है। कोई लाख कोशिश करे, हाँ ले जाओ ले जाओ, कोई कितनी भी कोशिश करे लेकिन वो बिना मनोमय कोश को शुद्ध किए दरवाजा बढ़ा देना, बिना मनोमय कोश को शुद्ध किए नहीं कर सकता। इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी, और यू विल हैव टू क्लीन आवर मनोमय कोश। और इसका साधन है ध्यान। आप चाहे सेल्फ करें, लेकिन शुरू में मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि शुरू में किसी टीचर के मार्गदर्शन में करें। और उसके लिए मैं आपको आज ही का ध्यान है, लगभग 5-7 मिनट का है, लास्ट वाला पार्ट, उतना अपना रिकॉर्ड कर लीजिए अपने फ़ोन में प्ले करके, और एक बार पूरा लेक्चर सुन लीजिए मेडिटेशन, तो आपको समझ में आएगा मेडिटेशन है क्या। और उसके बाद आप करिए। पूरा साइंटिफिक भी बताया गया है और ग्रंथ में जो लिखा है उस आधार पर बताया गया है। तो इस तरह से आज हमने फैटी लीवर के अभ्यास देखे। उसमें आसन भी थे, षटकर्म भी थे, प्राणायाम भी थे,
और ध्यान भी था। और उसके साथ हमने कॉम्बिनेशन भी देखा कि फैटी लीवर के साथ अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो हमें क्या ध्यान में रखना है, अगर पेप्टिक अल्सर है तो क्या ध्यान में रखना है, अगर हार्निया की समस्या है तो क्या ध्यान में रखना है। और अगर फैटी लीवर के साथ ये जो 3 बीमारियों के मैंने नाम लिए, फैटी लीवर, एक और उसमें स्लिप डिस्क जोड़िए, स्लिप डिस्क, फैटी लीवर, हार्निया और हाई ब्लड प्रेशर, ये चारों बीमारी अगर नहीं हैं तो ये जो भी आज के अभ्यास इसमें दिखाए गए, ये सारे के सारे अभ्यास यूजफुल हैं, इनको किया जा सकता है और उससे फैटी लीवर की समस्या का प्रबंधन और उससे निजात पाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब आपको इस आज के लेक्चर से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज बीपीटी सेकंड सेमेस्टर के लोग रुकेंगे, बाकी आप लोग ग्रुप छोड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पहले क्वेश्चन देख लें, अगर किसी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर अटेंडेंस नहीं होगी? बिल्कुल होगी, सीआर से बोलियो अटेंडेंस बना के मुझे भेजें, मैं रजिस्टर लगा लूंगा। या रुकिए, मैं साथ ही साथ निपटा देता हूँ अभी। सर अटेंडेंस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड।